कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है वो बड़ा नायाब है। एक साथ सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा और सभी 42 उम्मीदवार उनके साथ मौजूद और चौंकाने वाले कई नाम। और सबसे ज्यादा बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान का आना, कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर चौधरी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब। आखिरकार जो अकलियत वोटों के दम पर लगातार ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद जीते आए अधीर चौधरी, क्या यूसुफ पठान के आने के बाद अपना वो करामात दोहरा पाएंगे? एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती न सिर्फ अधीर के लिए बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए है। मुस्लिम समाज कितना विश्वास करता है कांग्रेस पर, इसकी परीक्षा बहरामपुर में होगी। बिहार के लिए भी एक खबर है बंगाल से, और वो ये कि दो ऐसे चेहरे बिहार के जो कि बड़े नामी चेहरे हैं और जिन्होंने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया है, उन्हें बंगाल से टिकट ममता बनर्जी ने दिया है। और जीत की फील्डिंग कुछ इस तरह से लगाई गई है कि कोई भी ऐसी जगह जो कमजोर पड़े उसे रहने नहीं दिया गया है। ये दोनों नाम बिहार से सांसद रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कौन नहीं जानता है, पटना से लगातार सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के तब के मजबूत सिपाही जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई थी। लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके अनुसार वो उसूल जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी, वजूद में आई थी, वो बदल गए हैं। उनके अपने डिफरेंसेस मोदी शाह की टीम के साथ जग जाहिर हैं। और आसनसोल से वो सिटिंग सांसद भी हैं, बाई इलेक्शन में जीत गए थे और दोबारा से विश्वास व्यक्त किया है शत्रुघ्न सिन्हा पर ममता बनर्जी ने। वहां बिहारियों की अच्छी खासी संख्या है। और दूसरी सीट दुर्गापुर, यहां भी बिहारी पॉपुलेशन बहुत तादाद में रहती है और बिहार से बहुत ज्यादा दूर का इलाका नहीं है। वहां से कीर्ति आजाद और फिर ये दूसरे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने पहले भी और अब जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दावा ठोकने के लिए। ये दोनों नाम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनौती देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लड़ाई बंगाल में है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। एक ही सीट है मजबूत कांग्रेस की और वो बहरामपुर, और वहां पर भी ममता बनर्जी ने जबरदस्त फील्डिंग लगा दी है। लेकिन असली खबर जिस पर आपसे आज बात करनी है वो दरअसल बिहार में घटी, और वो बिहार में इस तरह से घटित हुई है कि ऐसा लग रहा है कि कोई भविष्य की तस्वीर है जो आज समय से पहले लोगों की आंखों के आगे आ गई है। जी हां, कोई नेता ऐसा खड़ा हुआ जिसने एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनकी तमाम जो सत्ता है वो, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके भी जो सत्ता की तमाम साल है, उन दोनों के खिलाफ अपने भाषण से अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। और जनता ने उस आवाज को सराहा भी जब वो लगातार बिहार की बदहाली पर बोल रहे थे। चिराग पासवान, जी हां, आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कहें कि बिहार में चर्चा में जो नाम है तो वो चिराग पासवान का नाम, क्योंकि जिस बात को सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर उनका गठबंधन किसके साथ होने जा रहा है, उस बात को उन्होंने अपने तरीके से जो बताया है वो ये जाहिर करता है कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। वो जहां पर फिलहाल शायद बहुत से लोगों का दिमाग जा भी नहीं रहा है, वो बिहार में जो ट्राइड और टेस्टेड लोग हैं, जिनको कि बिहारियों ने मौके दे देकर के
अपने आप को अब थका लिया है, उन नामों से इतर एक भविष्य देख रहे हैं, जिस भविष्य में वो बिहारियों की बेहतरी को अपने राजनीति का आधार बनाना चाहते हैं। और यही संदेश लेकर आज वो पहुंचे थे वैशाली। पटना से ज्यादा दूर नहीं, मात्र 100-150 किलोमीटर का फासला। ये क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पास है, लेकिन वैशाली लोकसभा में पड़ता है और साहिबगंज वो जगह थी जहां आज उनकी सभा थी। चिराग पासवान पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा से लगातार दिल्ली में है। 28 जनवरी को जब शपथ ग्रहण हुआ नीतीश कुमार का, उसके बाद से वो बिहार में लगातार सभाएं करते जो आ रहे थे, उस पर विराम लगा दिया। उन्होंने जो विराम लगाया तो पहली दफा वो आज वैशाली पहुंचे थे। और ऐसे में जबकि लगातार बातें चल रही हैं कि आखिरकार वो किसके साथ जाएंगे, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी तरजीह नहीं दे रही है, क्या वो जितनी सीटें मांग रहे हैं वो सीटें नहीं दे रही है, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 फाड़ में बांटने के बाद क्या कुछ और नुकसान उनके विरोधी उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने ऐलानी जंग कर दिया। वो आरजेडी के भी खिलाफ खड़े दिखे, वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भी खड़े दिखे, वो भारतीय जनता पार्टी और अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के नाम को एक बार भी नहीं लेते हुए दिखे। उन्होंने नहीं कहा कि वो हनुमान है, उन्होंने नहीं कहा कि उनके आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विरोध उनका नहीं किया, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया, लेकिन मंच से नाम भी नहीं लिया। तो उन्होंने क्या कहा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण जानना। और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने कहा वो किस तरफ इशारा करती है। चिराग पासवान ने भाषण के अपने शुरुआत में ही उस कौतूहल, उत्सुकता को खत्म करने की कोशिश की जो आज की तारीख में उनके बारे में सबसे ज्यादा है। क्या वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के ही साथ रहेंगे। उन्होंने कहा बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, तो शुरुआत में ही ये कह देता हूं कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। क्या मायने हैं इसके, किसका बिहार की जनता के साथ गठबंधन नहीं है। वो दरअसल यह स्पष्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। उनकी पार्टी की जो आज की तारीख में ताकत है वो जमीन पर दिखाई तो पड़ती है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से न वो विधानसभा में है, न वो लोकसभा में है। राज्यसभा और विधान परिषद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसे में उनकी पार्टी को कम आंकने की कोई गलती ना करे। उस मंच से वो कह रहे थे जहां सामने सुनने के लिए उनको उनके पार्टी के लोग, जैसा कि बताते हैं, लाख लोग खड़े थे। आप ये सोचिए कि एक नेता जो लगातार पिछले 1 महीने से दिल्ली में है, उसने अचानक इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में बैठे बैठे कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया। इस तरह के आयोजन के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां लगातार पैसे खर्च करती हैं, बसों में भरकर लोगों को लेकर आती हैं। तो अचानक से ये कौन सी भीड़ थी जो वहां पर स्वतः स्फूर्त अपने आप चली आई थी और उसे सुनना था उस नेता को जिसका नाम चिराग पासवान है। उन्होंने सुना और करतल ध्वनि और मुक्त कंठ से तालियों के साथ पासवान की हर बात का उन्होंने सराहना किया। उनकी हर बात पर तालियां बजाई गई और ऐसा लगा जैसे कि शायद वो इंतजार कर रहे थे चिराग पासवान का। और दूसरी बात ये कि शायद वो चिराग पासवान के बताए हुए जगह पर वोट दे देंगे, उन्हें कोई बहुत ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। और यही पॉलिटिकल कैपिटल है जिसका आज की तारीख में चिराग पासवान अपने हाथ में रखे हुए बार्गेन करने की पोजीशन में खड़े हैं। वो बार्गेन कर रहे हैं और जाहिर है उन्हें बेहतर डील जहां मिलेगी वो उसको लेंगे। राजनीति में उनके पिता ने उन्हें संस्कार दिए हैं और वो संस्कार जिस बारे में वो बार बार कहते नहीं थकते, शेर का बेटा हूं, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। मतलब बड़ा स्पष्ट कि डरूंगा नहीं,
मैं डरूंगा नहीं इस बात को लेकर कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। ये बिहारियों के हित के अनुसार फैसला लूंगा, किसी और वजह से कोई डरा कर मुझे फैसला नहीं लिवा सकता है। लेकिन ये सब बोलने की जो जरूरत पड़ी, जो बातें कही जा रही थी, सबब क्या है, असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक पिछले 3 दशकों की जो राजनीति है उसने बिहार को कहीं नहीं पहुंचाया है। और जब वो ये कहते हैं तो ये बातें वही तो है जो 28 जनवरी के पहले वो कहा करते थे, जब वो नीतीश के खिलाफ थे, जब वो मंचों पर घूम घूम के कहते थे कि ये राजनीति केवल स्वार्थ सिद्धि की राजनीति है जो हो रही है। जो मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कुर्सियों पर बैठे हैं वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लड़के क्यों पलायन करते हैं, हमें पढ़ने और स्वास्थ्य के लिए क्यों बिहार के बाहर जाना पड़ता है। आज फिर से वही बातें थी, यानी कि नीतीश कुमार की वो जो उम्मीदवारी है वहां बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर न उन्हें 28 जनवरी से पहले पसंद थी, न 28 जनवरी को जब वो एनडीए की शपथ ले रहे थे और शपथ में खुद चिराग पासवान मौजूद थे, और नहीं आज जब एनडीए गठबंधन बहुत ही क्रूशियल चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दोष दिया हर सरकार को। उन्होंने कहा पार्टियां आई पार्टियां गईं, सरकारें आई सरकारें गईं, गठबंधन बने गठबंधन टूटे, लेकिन बिहार का कल्याण नहीं हो पाया। यह हकीकत है। बिहार आज की तारीख में विकास के जितने भी पैमाने हैं उन सब में बहुत पीछे है, और इस बात को मानने और कहने में कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आप बस चले जाइए और हर दूसरा व्यक्ति इलाज कराने के लिए वहां आपको दूर दराज बिहार के किसी कोने से आया हुआ मिलता है। यह सच है। यह सच है कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, वहां पर छोटा सा छोटा कार्य कर रहा कोई व्यक्ति ठेले के पीछे खड़ा जो है वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखता है। यह हकीकत है कि जो दावे उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो पिछले 3 दशकों से सत्ता में रहे हैं वो थोड़े खोखले तो हैं। बिहार में आज की तारीख में विकास की धारा बहाने की बहुत जरूरत है, लेकिन यह भी सच है कि बिहार जातीय राजनीति के उन्माद में फंसा हुआ है, और वहां यह नहीं देखा जाता है कि हमारा विकास कौन करेगा। बिहार में यह देखा जाता है कि हमारी जाति का कौन है। और चिराग आज की तारीख में राजनीति की एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में वो एनडीए के साथ हैं, पर उनके भाषणों को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, सुना जाए और उनकी राजनीति को अगर पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से यह महसूस किया जा सकता है कि वो गठबंधन बदलने और नए गठबंधनों की तलाश नहीं कर रहे हैं। जनता से गठबंधन के क्या मायने हैं? जनता से गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ही है कि मैं बहुत आशान्वित किसी भी गठबंधन को लेकर नहीं हूं जो आज की तारीख में हमारे राज्य में मजबूती से अपने दावे ठोक रहा है। मैं बहुत ज्यादा आशा नहीं करता हूं। मौजूदा राजनीति की रवायत है, उसकी जरूरत है कि किसी के साथ जाना पड़ेगा तो वो जाने का काम किया जाएगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उसी के जरिए बिहार का कल्याण नहीं होना है। और वो जो एक रोड मैप है जो उनके दिमाग में है, जिसे वो 4 शब्दों में बार बार कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसे ही आज मन से वो बार बार दोहराते नजर आए। वो जिसमें कि इस बात पर तवज्जो है कि स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, वो जिसमें कि इस बात पर तवज्जो है कि पढ़ाई शिक्षा के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, वो जिसमें इस बात को लेकर तवज्जो है कि नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, बिहार का बेटा बिहार के लिए काम करे। यह आसान कोई गोल नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह के मंसूबे लेकर वो अगर चल रहे हैं तो वो बिहार की जनता से एक मौका चाहते हैं। और वो मौका जब उन्हें मांगना होगा वो मांगेंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगा कि आज उन्होंने उस दौर का जब वो मौका मांगेंगे भाषण आज पढ़ दिया। उनके अंदर की जो तड़प थी वो आज
कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को ध्यान में रख करके चुने हुए शब्दों में सामने नहीं आ रही थी। वो भावनाओं में बहकर बोल रहे थे और वो कह रहे थे इस बात को कि मुझे बिहारियों के साथ गठबंधन करना है, मुझे बिहार के बारे में सोचना है। जब भाषण देने के बाद वो पटना एयरपोर्ट पर वापस आए दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि गठबंधन की बातें अभी बाकी हैं और दिल्ली में ही होनी है, तो थोड़ा संभले हुए थे। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, बातचीत हो चुकी है, गठबंधन की बातचीत हो चुकी है और बस कुछ दिनों में आपके साथ साझा कर लिया जाएगा। यानी कि इस बार वो जहां है वहां है। बड़ा स्पष्ट है, एनडीए के साथ उनका जो गठबंधन है वो सीटों को लेकर हो सकता है कि थोड़ा फंस रहा हो। नीतीश बाबू 11 तारीख को वापिस आ रहे हैं, उनके बाद फाइनल हो जाएगा, लेकिन बहुत उनको कट टू साइज किया जाए ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये उनकी बातों से स्पष्ट है कि स्वीकार उन्हें नहीं होगा। वो अपनी कोटे की सीट लेकर रहेंगे और बिहार की जनता उनके पीछे खड़ी है। आज उन्होंने वैशाली में इस बात को साबित भी किया। इतनी जबरदस्त भीड़ जिसे प्राप्त करने के लिए कई पार्टियां कई दिन तैयारी करती हैं, बिहार के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आखिर इस तरह का समर्थन अगर है तो फिर जाहिर है कि चिराग पासवान आज की तारीख में बिहार के अग्रणी नेताओं में शुमार हो चुके हैं। लेकिन एक और संकेत था, और वो संकेत ये कि 2020 का जो चिराग मॉडल है वो खत्म नहीं हुआ है, उसे दफनाया नहीं गया है। वो बातें जो आज उन्होंने कही है उसमें एक बगावत भी थी, एक मिजाज ऐसा कि अगर प्रेशर में लिया गया, दबाव बनाया गया और कुछ ऐसी बातें करने को कही गई जो शायद उनके हित, बिहार के हित को नहीं सूट करती हैं, तो वो कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में इस एक जनसभा ने, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टियों के भीतर स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, उनको भी समझ में आ रही होगी बात कि हर चुनाव क्षेत्र में 50,000 से लेकर 1 लाख वोट इस तरह के नेता इधर से उधर करा सकते हैं। और अगर ऐसा वो करते हैं तो जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान या फायदा वो बिहार के जो दोनों पक्ष है उनको कर सकते हैं अगर वो तीसरे कोण बनकर लड़ते हैं। इसका उन्हें बखूबी जबरदस्त नुकसान 2020 में सहना पड़ा था राजनीतिक तौर पर, लेकिन इस प्रयोग से वो आज भी पीछे नहीं है। वो स्टेक अपना मानते हैं बिहारियों में, और वो मानते हैं कि सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। ये बताना पड़ेगा कि कोई भी गठबंधन बिहार में लाभ नहीं पहुंचा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि बाकी जो लालू जी के और नीतीश जी के तत्वावधान में जो सरकारें चली हैं, जो उनके निगरानी और नुमाइंदगी में चली हैं, वो सरकारें बिहार का भला नहीं कर सकती हैं। और ऐसे में वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनकी जो तड़प है, उनके अंदर का जो गुस्सा है, वो इस बात को लेकर भी है कि उनकी पार्टी टूटी, उनके सांसद छूटे और उन्हें फिर से जमीन से, शून्य पर से स्टार्ट करने के लिए मजबूर किया गया। आज की तारीख में बिहारियों के दम पर वो इसलिए बोलते हैं कि बिहार के लोगों ने उन्हें स्वीकारा और वो ताकत दी कि आज की तारीख में उनसे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बातें कर रहा है। यह हकीकत है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगातार उनसे बातें हो रही हैं और उन बातों में वो वादा भी है कि आपके सम्मान को कहीं कम नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है तो जाहिर है कि पासवान 6 सीटों पर इस बार भी लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हाजीपुर की सीट कहीं नहीं जा रही है और हाजीपुर की सीट वो लड़ेंगे। उसी की तैयारी संभवतः आज वैशाली की ये सभा थी और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि न केवल हाजीपुर बल्कि वैशाली भी
चिराग पासवान ही लड़ने जा रहे हैं। ये दोनों एलजेपी के कोटे की सीटें हैं। चाचा का फैक्टर बार बार उनसे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज के इस गर्जना में यह भी बड़ा स्पष्ट था कि जिस तरह से चाचा को पोजीशन करने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी, उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए नजर आए चिराग पासवान। चिराग पासवान इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होंगे कि उन्हें कमजोर करने के लिए किसी को सामने खड़ा किया जाए। और इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं कि अब चाचा को ये बता दिया गया है कि उनकी संभावनाएं धीरे धीरे कमती जा रही हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि जो अदावत है वो और ज्यादा बढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि इस बार कोई चिराग मॉडल उनके साथ चल जाए और उनकी राजनीति जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई 2020 के बाद, वो कुछ और ज्यादा कमजोर हो जाए। चिराग पासवान के पास एक दावा है, वो युवा है, उनके पास दशकों की राजनीति है, लेकिन नीतीश कुमार उनके पास समय नहीं है। अगर एक आध झटकी और इस तरह के लग गए जो 2020 में लगा, तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, इंतजार कर रही है अपनी भूमिका के लिए। तो ऐसे में अदावत आगे बढ़े, ऐसा नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, यह भी स्पष्ट है। और खबरें आने लगी हैं कि नीतीश कुमार अपने कोटे की सीटें थोड़ी कम करने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि बिहार में उनको भी एकोमोडेट किया जा सके जो अभी तक गठबंधन में नहीं है। जैसे मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि न केवल चिराग पासवान, न केवल उपेंद्र कुशवाहा, न केवल मुकेश सहनी, न केवल जीतन राम मांझी, बल्कि पशुपति पारस, सबको साथ में रखा जाए। लेकिन पशुपति पारस को सीट लड़ने के लिए दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अब इस बात पर संशय है, क्योंकि उनके लिए कौन खड़ा होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड अपना कोटा उन्हें देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर मेहरबान होगी? क्योंकि एलजेपी के कोटे को सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को दिया जाएगा, ये करीब करीब स्पष्ट सा होने लगा है। और ऐसे में जबकि भाषण की एक लाइन सबों का ध्यान खींच रही है कि मैं सर पर कफन बांध कर निकला हूं और शरीर में एक बूंद का कतरा भी रहेगा तो मैं बिहारियों के लिए लड़ूंगा, ये जो लड़ाई की बात है वो जाहिर है कि सबों को परेशान कर रही होगी, जो उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं या जो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई करना चाहते हैं। यह आदमी आगे बढ़ चुका है, यह आदमी उन बंधनों में नहीं बांधा जा सकता है। और बहुत दिनों बाद बिहार की जनता को कोई ऐसा नेता सामने दिखाई पड़ रहा है जो अपने से ज्यादा बार बार उनकी बात करता है, जो नेताओं के नाम नहीं लेता है अपने भाषणों में, बल्कि बिहारियों के नाम बार बार लेता है, जिसे बार बार ये बात सालती है कि हमारे लोग आखिर देश के कोने कोने में जाकर हाथ फैला करके आजीविका चलाने के लिए क्यों मजबूर है। शब्दों में यह बात बोली जा रही है। मौका चाहते हैं चिराग पासवान कि करने का भी मौका मिले, और शायद इसीलिए मैंने कहा कि यह आगे का भाषण था, आज का नहीं था। संभवतः 2025 के चुनाव कुछ अलग चुनाव होने जा रहे हैं और उनकी भूमिका भी शायद कुछ अलग होने जा रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में ये एनडीए गठबंधन का जो आकार बनता है उसमें चिराग पासवान को किस तरह से एकोमोडेट किया जाता है, क्योंकि चिराग पासवान जहां एक तरफ एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो इस बात के लिए भी तैयार दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैदान में कूद पड़ने में उन्हें जरा भी गुरेज नहीं होगा। अकेले दम फिर से लड़ जाने में उन्हें कहीं भी कोई परेशानी या परहेज नहीं होगा। क्या ऐसा मौका आने वाला है? क्योंकि जो लकीर आज चिराग पासवान ने वैशाली से खींची है उसका संदेश यकीनन दिल्ली पहुंच गया होगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो?
हमें जरूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइएगा। चिराग पासवान पर नजर लगातार बनी हुई है, उनकी राजनीति पर नजर लगातार बनी हुई है, और इस बात पर भी कि इस भाषण के बाद आरजेडी और महागठबंधन के खेमे में आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार।